गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन में जाति और जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो आगे आज हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? उपनिवेशवाद और जाति, जाति का समकालीन रूप, जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदाय का वर्गीकरण, मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण, राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास, समकालीन जनजातीय पहचान। इसके बाद परिवार और नातेदारी है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसमें कई भाग देखेंगे। उपनिवेशवाद और जाति क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे जाति जो है, हमने इसके पहले भी जब पढ़े थे कि जाति क्या है। तो जाति जन्म से निर्धारित होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी का सदस्य माना जाता है और यह आजीवन होता है, इसे बदला नहीं जा सकता है। जबकि इसी के आधार पर औपनिवेशिक काल में वर्ण व्यवस्था भी थी। उस वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर देखा जाता था, तो उससे परेशानी नहीं थी। लेकिन जाति में क्या हुआ, जन्म से जो हुआ, इसके कारण से जाति व्यवस्था में जो उच्च जाति के थे वो माने उनमें उच्चता थी, जो निम्न जाति की थे उनमें भेदभाव, छुआछूत, माने जाति व्यवस्था होने से ये चीज़ें आने लगी, भेदभाव और छुआछूत की भावना आने लगी, उच्च और निम्न में डिफरेंसेस होने लगा। ठीक है। इसी में उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेशवाद काल में भी हमने जैसे कहा कि उपनिवेशवाद काल से ही जाति का प्रारंभ शुरू हुआ था। उपनिवेशवाद है क्या? किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों को शक्ति के बल पर उसका उपभोग करना। किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, जैसे ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत पर जो विभिन्न हितों को अपने लाभ के लिए इस पर अपना आधिपत्य समझ लेना, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करना, ये उपनिवेशवाद था। किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, ठीक है, अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल मतलब उसकी तुलना में कमज़ोर किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण। हमारे भारतवर्ष में प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं। जैसे ईंधन के नाम पर अगर देखा जाए तो कोयला और पेट्रोलियम के खाने भी यहाँ बहुत हैं। परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का अपनी शक्ति के बल पर उपभोग करना। तो हम क्या थे? औपनिवेशिक काल में गुलाम थे, उसको कहते हैं औपनिवेशिक काल। और उस समय जो स्थिति थी उपनिवेशवाद, उसके अंतर्गत जो कार्य किया जाता था वो उपनिवेशवाद है। ठीक है। यह जातिगत व्यवस्था जो थी उसी दौरान थी। 1800 से 1950 के अंतर्गत जाति व्यवस्था प्रारंभ थी, यानी औपनिवेशिक काल में ही जातिगत व्यवस्था प्रारंभ हो गई। जब जनगणना प्रारंभ हुआ 1872 से, तो क्रम में 1901 में जो जनगणना हुई, जनगणना होती कि 1872 के बाद आया 1881, 1891 और तब आया 1901। इस 1901 में जो जनगणना हुई वो जाति से संबंधित थी, यानी अब वहाँ से जातिगत राजनीति शुरू हो गई थी। ठीक है। अपने देश में भी, आज़ादी के बाद भी, जब 1950 तक तो ये जातिगत व्यवस्था बहुत टाइट थी क्योंकि औपनिवेशिक काल था। और उसके बाद जब जनगणना जो प्रारंभ हुई थी, तो जो पहली जनगणना हुई थी 1901 में, उसमें जनगणना जाति से संबंधित थी, जनसंख्या से संबंधित कम थी, बल्कि जातिगत संबंधित ज़्यादा थी। 1935 में भारत सरकार ने जो अधिनियम पारित किया, उसमें यही जो कुछ जातिगत जब व्यवस्था होने लगी तो उसमें कुछ दलित वर्ग आ गए। कमज़ोर दबे कुचले वर्ग जो थे उनको दलित वर्ग कहा गया, और यही दलित वर्ग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के रूप में अस्तित्व में आ गई।
कब आई? 1935 में, जब भारत सरकार के द्वारा अधिनियम पारित किया गया था, तो उसको कहते हैं SC/ST एक्ट कहते हैं। उस समय में जो जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत जो दबा कुचला वर्ग था उसको दलित वर्ग कहा गया, और यही दलित वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के रूप में अस्तित्व में आ गई। जाति क्रम में जो जातियां सबसे नीचे थीं उसके साथ सबसे अधिक भेदभाव बढ़ता जाने लगा। जाति व्यवस्था में जैसे तुम लोग देखती होगी, पढ़ी हो, जाति व्यवस्था पिछले क्लास में बताए भी थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो सबसे नीचे था यानी शूद्र था, उसके साथ सबसे अधिक भेदभाव किया जाता था और उनको अस्पृश्य जाति और अछूत जाति भी कहा जाता था। इन्हीं को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जब ये अनुसूचित जातियों की श्रेणी में आ गई। अब इसका जब हम लोग देखेंगे समकालीन रूप देखेंगे, जाति का समकालीन रूप, यहाँ तक तो हो गया, उसमें जातिगत और उपनिवेशवाद के अंतर्गत ये सारी जातियाँ आ गई। अब इनका समकालीन रूप वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जाति की क्या व्यवस्था है। आधुनिक समकालीन रूप का मतलब आधुनिक रूप क्या है। 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद जो जाति व्यवस्था थी वह समाप्त नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई, और बढ़ करके यह एक कुरीति का रूप ले ली। कुरीति मतलब जैसे छुआछूत, भेदभाव, जातिगत भेदभाव, कमज़ोरों के साथ या दलितों के साथ अन्याय, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। आधुनिक रूप जो इसका बदल गया। 1920 के दशक औपनिवेशिक काल में ही यह जो अस्पृश्य जातियां थीं, जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां थीं, इनके विरोध में आंदोलन किया था। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, इन लोगों ने इसके विरुद्ध आंदोलन स्थापित किया। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि आज़ादी के बाद आरक्षण आ गया, इसको समाप्त कर दिया गया, अस्पृश्यता को कम किया गया, ख़त्म किया गया। अधिनियम के अंतर्गत यही कि अस्पृश्यता समाप्त हो गई है और उनको आरक्षण दिया गया, जो वर्तमान समय में भी चल रहा है। यह आरक्षण वर्तमान समय में लागू है, लेकिन 1980 के दशक से, कब हुआ था? 1980 के दशक से, यानी 1980 के बाद वाला जो चुनाव होने लगा उसमें राजनीतिक केंद्र बन गया। जाति जो है वो राजनीतिक केंद्र बन गया, यानी जाति के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र का चयन होने लगा। जो वोट देते हैं ना, वो जाति के आधार पर होने लगा। लोग कर्म के आधार पर न दे करके जाति के आधार पर करने लगे। इससे क्या हुआ कि और ज़्यादा जाति व्यवस्था पनप गई। ख़त्म होने की बजाय आंदोलन हुआ, उसको ख़त्म किया गया, लेकिन जब ये राजनीतिक क्षेत्र में आ गया तो यह और ज़्यादा पनप गई। ठीक है, तो ये समकालीन रूप हो गया जाति का। इसी में आया जनजातीय समुदाय, जिसमें अनुसूचित जातियां और जनजातियां थीं। तो जनजातीय समुदाय इसमें है कि जनजातीय एक आधुनिक शब्द है जो ऐसे समुदायों के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत पुराने हैं और उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासी हैं। आज भी इस जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह जनजाति शब्द का प्रयोग जो हुआ था औपनिवेशिक काल में ही हुआ था। जनजाति शब्द का प्रयोग औपनिवेशिक काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारत में अब तक लगभग 532 जनजातियां हैं। मैंने 645 भी लिखा है क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था कहीं कि वो 645 जनजातियां हैं, तो कहीं 532 हैं। आप लोग भी एक बार सर्च कर लीजिएगा, चूँकि आपके पास भी मोबाइल है, गूगल से आप सर्च कर लीजिएगा कितनी जनजातियां हैं। तो इन्हें वन्य जाति, आदिवासी, आदिम जाति, गिरिजन आदि कहा जाता है। इनमें कई उपजातियाँ होती हैं, संथाल है, गोंड है, खासी है, ये सब जनजातियाँ होती हैं, माने इनकी उप जनजातियाँ होती हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री GS घुरिये ने
इन जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था। क्या कहा था इनको? पिछड़े हिंदू। इसको याद करना क्योंकि क्वेश्चन आता है, पिछड़े हिंदू किस समाजशास्त्री ने कहा है या किस जाति को कहा जाता है। पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया या किसे कहा जाता है? तो ये अनुसूचित जनजातियों को जीएस घुरिये ने पिछड़े हिंदू का नाम दिया था। ठीक है, तो ये जनजातीय समुदाय की विशेषता है कि ये कैसे रहते हैं। इनका एक वर्गीकरण किया गया। इन जनजातियों का वर्गीकरण किया गया। 2 प्रकार के वर्गीकरण इसमें हुए, अस्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक। अस्थायी विशेषक होते हैं जनजातीय जनसंख्या का 85% मध्य भारत में रहता है। इनका निवास स्थान कहाँ होता है? ठीक है, इसको कहते हैं अस्थायी विशेषक। तो जनजातीय जनसंख्या का 85% मध्य भारत में रहता है। मध्य भारत, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ये सब जो हैं नॉर्थ ईस्ट, ये सब मध्य भारत के अंतर्गत आते हैं। तो ये यहाँ के निवासी हो जाते हैं। इनके भाषा के आधार पर अगर देखा जाए तो ये परिवार से संबंधित होते हैं। इनकी भाषाई आधार पर इनको परिवार कहा जाता है। तो भारतीय आर्य परिवार जो है 1% है, द्रविड़ परिवार 3% है, ऑस्ट्रिक और तिब्बती वर्मी परिवार जो है वो 80% है। ठीक है, तो इस तरह से इनके निवास स्थान के आधार पर जो गणना की गई है, जो निकाला गया, उसको अस्थायी विशेषक कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.6% भाग अनुसूचित जनजातियां हैं, अर्थात 8.4 करोड़ जनसंख्या जो है वो अनुसूचित जनजातियों की है। कितना है? 8.6% कुल जनसंख्या का, या संख्या में लिखेंगे तो 8.4 करोड़ व्यक्तियों की संख्या है। ये अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, तो ये इनका अस्थायी विशेषक के आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ। दूसरा वर्गीकरण है अर्जित विशेषक। अर्जित विशेषक में होता है आजीविका के आधार पर जो इनकी गणना की गई है वो अर्जित विशेषक कहलाता है। अपने खान पान और रहन सहन के आधार पर इनकी गणना की गई है। हिंदू समाज में इन कार्य करने वालों को कुछ को मजदूर में रखा गया है। कुछ उनकी परिस्थिति के अनुसार उनकी जो भूमिका है, उनकी परिस्थिति के अनुसार जो उनकी भूमिका होती है, किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसके आधार पर कुछ को उच्च तथा कुछ को निम्न माना गया है। ऐसी व्यवस्था को अर्जित विशेषक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये जातियों के आधार पर थे, सपोज़ करो कि अगर इसमें जैसे उच्च जाति का कोई व्यक्ति है और वह मूर्ख है, लेकिन फिर भी उसकी परिस्थिति के आधार पर वह उच्च जाति का ही माना जाएगा। और यदि निम्न जाति का व्यक्ति है, वह काफ़ी विद्वान है, समझदार है, लेकिन उसको उसकी परिस्थिति के आधार पर उसको निम्न जाति का ही माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से जनजातियों के संख्या के आधार पर उनकी जो गणना की गई है वह अस्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक 2 प्रकार के हैं। ठीक है, अगले क्लास में इसके आगे का टॉपिक हम शुरू करेंगे, क्योंकि अब बस ये अभी के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो जाएगा नहीं। तो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण। अगला टॉपिक है मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण क्या है। इसके पहले एक है जनजातियों का जीवन परिचय। उसको आप पढ़ जाओगी, पूरी तरह से पढ़ जाओगी कि किस प्रकार से ये जनजातियाँ अपना जीवन निर्वहन करती हैं, जंगलों में कैसे रहती हैं, किस तरह से ये झूम खेती का प्रयोग करती हैं। उसमें जो टर्म्स नहीं क्लियर होगा आप क्वेश्चन के माध्यम से व्हाट्सएप पर ही फिर से पूछ लेंगी, ताकि आपको फिर से बताया जा सकता है। ठीक है,
अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए हमने पेज दिया था कल के डेट में। आज आप उसको, उस पेज को पढ़ने के बाद फिर इस टॉपिक को पढ़ोगी, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा उसको आप फिर से पूछ लोगी। ठीक है।